वंदे मातरम छात्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर, जहां अपना चैप्टर चल रहा है काइनेटिक केमिस्ट्री। और काइनेटिक केमिस्ट्री में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था आरएनएस समीकरण। आरएनएस समीकरण पढ़ा हमने वेग पर ताप के प्रभाव को समझने के लिए। तो अपने आरएनएस समीकरण जो था अपने पास ये था आरएनएस समीकरण, आरएनएस समीकरण। और आरएनएस समीकरण को देखें तो ये है अपने पास k इज इक्वल ए डॉट ई टू दी पावर माइनस ई ए बटा आर टी। और इस आरएनएस समीकरण को पढ़ने के बाद इस समीकरण से हम सेकेंड ऊर्जा की गणना पढ़ रहे थे। और सेकेंड ऊर्जा की गणनाओं में हमने पहला ग्राफिकल मेथड पढ़ लिया था, ग्राफिकीय विधि ये पढ़ा था। और ग्राफिकीय विधि जब हमने पढ़ी थी तो अपने पास समीकरण को सोल्व करने पर समीकरण प्राप्त हुआ था log 10 k इज इक्वल log 10 a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। ये अपने पास समीकरण आया था ग्राफिकीय विधि द्वारा जब हम सेकेंड ऊर्जा की गणना करते हैं तब। अब बच्चों इसी समीकरण को आगे सोल्व करते हैं, या कह सकते हैं आरएनएस समीकरण से। एक तो हो गया ग्राफिकीय विधि, दूसरा देखते हैं हम सेकेंड ऊर्जा की गणना। तो नंबर 2 पर लेते हैं भिन्न भिन्न ताप पर सेकेंड ऊर्जा की गणना। भिन्न भिन्न तापों पर सक्रिय ऊर्जा की गणना, सक्रिय ऊर्जा की गणना। आपको अलग अलग तापों पर जब सेकेंड ऊर्जा ज्ञात करनी है तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो वो समीकरण बनाते हैं। तो देखो सबसे पहले वी नो दैट, हम जानते हैं कि, और हम जानते क्या है, log 10 k इज इक्वल होता है log 10 a माइनस ई ए बट्टा 2.303 आर टी, ये अपना होता है। अब देखो भिन्न भिन्न तापों पर देखना है तो माना T1 ताप पर अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग K1 है, एवं T2 ताप पर वेग, T2 ताप पर अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग K2 हो तो। अब अपने पास ये कह रहा है कि ये तो नॉर्मली ग्राफिकीय विधि से अपने पास log 10 k का मान निकाले, सूत्र आया। अगर कह रहा है ताप जब T1 है तो अभिक्रिया का वेग जो होगा वो K1 होगा, और जब ताप T2 है तो उस समय वेग को हम K2 मान लें। तो देखो अपने पास T1 ताप पर, तो अगर मैं T1 ताप पर लिखूं तो क्या बन जाएगा, log 10 K1 इज इक्वल में क्या आ जाएगा, log 10 a माइनस ई ए बट्टा 2.303 आर तक तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। और ये जो t है इसको लिख देते हैं T1, इक्वेशन दे देते हैं 2। इसी प्रकार तो देखो T2 ताप पर लिख लेते हैं, तो T2 ताप पर, तो देखो T2 ताप पर देखें तो अपने पास T2 ताप पर क्या बन जाएगा, log 10 k तो हो जाएगा K2 इज इक्वल log 10 a माइनस ई ए बट्टा 2.303 आर, और टी के स्थान पर आ जाएगा T2, इसको दे देते हैं इक्वेशन 3। भाई नॉर्मली हमने किया क्या है, अपने जो ग्राफिकीय विधि से समीकरण बना था उस समीकरण में हमने अलग अलग तापों पर उस समीकरण को लिखा है कि जब ताप T1 होगा तो आपका समीकरण ये वाला बनेगा, और जब ताप T2 होगा तो अपना समीकरण ये बनेगा। अब अलग अलग ताप दिए हुए तब आप सेकंड ऊर्जा की गणना करना चाहो तो कैसे करोगे, तो हम लिख देते हैं इक्वेशन 3 भाजक, या इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 लिख देते हैं डायरेक्ट। 2 करने पर इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 घटा दे तो log 10 K2
माइनस करना आपको log 10 K1। देखो यह आपको घटाना है K1। फिर आगे ये तो लिख दिया हमने, बाया पद दाया पद लिखे तो पहले ये पूरा लिख देता हूं मैं, log 10A माइनस ई ए बट्टा 2.303 आर 1/T2, ये माइनस का साइन। अब लिख देते हैं ये वाला log 10A माइनस वाला ये पूरा। तो देखो log 10A माइनस ई ए बट्टा 2.303 आर 1/T1, ये आ जाएगा अपने पास। देखो इसको आगे सोल्व करते हैं तो देखो वही अपने पास log x माइनस, अगर log x माइनस log y है, log x माइनस log y है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, log x बट्टा y लिख सकते हैं अपने log के पदों को देखें तो देखो यहां मैं लिख देता हूं log 10 K2 बट्टे में आ जाएगा K1। यहां तो हो गया ये log के पदों में। आगे देखो सोल्व करते हैं, log 10 A माइनस ई ए बट्टा 2.303 आर 1/T2, माइनस और कोष्टक के पहले माइनस है तो कोष्टक के अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे तो log 10A ये आपके प्लस में आ जाएगा ई ए बट्टा 2.303 आर 1/T1। देखो अब अपने इस समीकरण में इस log 10A जो है, ये log 10A इस log 10A को खा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, प्लस का है, ये क्या है, माइनस का, तो ये क्रॉस हो जाएंगे। तो शेष क्या रह गया, तो अपने जो शेष रह गया उसको लिख लेते हैं। तो देखो अब अपने पास एक तो ये रह गया अपने पास log 10 K2 बट्टा K1 बराबर, ये रह गया अपने पास माइनस ई ए बट्टा 2.303 आर 1/T2 और प्लस में ये रह गया आपके पास ई ए बट्टा 2.303 आर 1/T1। अब देखो इस पद को, देखो इस पद में हम कॉमन ले सकते हैं भाई। देखो ई ए अपॉन 2.303 आर इसमें भी है इसमें भी है, तो ये दोनों कॉमन आ जाएंगे। तो इधर तो है जैसा जैसा लिख देता हूं मैं, log 10 K2 बट्टा K1, इधर हम कॉमन ले लेते हैं ई ए बट्टा 2.303 आर, ये हमने कॉमन ले लिया। अब देखो अपने पास शेष क्या रह गया, यहां हमने देखो माइनस है जबकि कॉमन क्या लिया है, प्लस ई ए अपॉन 2.303 आर को कॉमन लिया। तो अब देखो अपने पास शेष क्या रह गया, ये कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ रह जाएगा माइनस 1/T2 और यहाँ रह जाएगा प्लस 1/T1, तो ये लिख देते हैं। तो माइनस 1/T2 प्लस 1/T1। और हम क्या है, साधारण रूप से पॉजिटिव व्यक्ति है और अच्छे लोग होते हैं वो शुरू सामान्यतः क्या करते हैं, धनात्मक चीज को आगे रखते हैं। तो देखो ये धनात्मक चीज को आगे रख लेते हैं हम, तो ई ए बट्टा 2.303 आर, तो ये आ जाएगा आपके 1/T1 माइनस में लिख देते हैं 1/T2। क्लियर? देखो और सोल्व कर लेते हैं इसको, तो log 10 K2 बट्टा K1 इज इक्वल ई ए बट्टा 2.303 आर। देखो लेस लेते हैं तो लेस आ जाएगा T1 गुणा T2। सोल्व करते हैं तो T1 से तो T1 क्रॉस हो जाएगा, शेष क्या रह गया T2। T2 को 1 से गुणा करोगे तो T2 आ जाएगा, माइनस T2 को T2 खा जाएगा, बच गया क्या T1। T1 को गुणा कर दो 1 के साथ, तो ये आपका क्या आ गया, भिन्न भिन्न तापों पर आर्नियस समीकरण। तो देखो शुरुआत यहां से, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो आप। ठीक है, ले लिया। अब देखो इसका भी स्क्रीनशॉट लो आप।
अब देखो इसमें यहां लिख लेते हैं, जहां अपने पास दर्शा देते हैं, जहां K2 एवं K1 क्या है, अभिक्रिया के वेग, अभिक्रिया के वेग या वेग स्थिरांक। फिर बात कर लेते हैं आर, आर आपके गैस नियतांक या गैस स्थिरांक है, गैस नियतांक या कह सकते हो गैस स्थिरांक। और एक बात कर लेते हैं यहां पर अपने पास T1 एवं T2 की, तो T1 और T2 क्या है, तापमान या ताप। अब इसका भी स्क्रीनशॉट लो एक बार आप। ठीक है बच्चों, वापिस समझ लो एक बार, फिर देख लेना। भाई हम बात कर रहे थे अपने भिन्न भिन्न तापों पर, तो सबसे पहले आर्मीय समीकरण पढ़ा था। आर्मीय समीकरण अपने पास आया था कि वेग स्थिरांक बराबर होता है 1 गुणा e टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी, जहां एक तो क्या है चरघातांक की गुणांक है, ये तो क्या है चरघातांक की गुणांक, चरघातांक की गुणांक। और यहां पर माइनस ई अपॉन आर टी, ये क्या है सक्रियण अंश, ये क्या है सक्रियण अंश। सक्रियण अंश से मतलब क्या है, अणु का वह अंश जिसके पास सक्रियण ऊर्जा के बराबर ऊर्जा या उससे अधिक ऊर्जा होती है। फिर हमने ग्राफिकीय मेथड देखा था, तो ग्राफिकीय मेथड को सोल्व किया तो अपने पास समीकरण क्या आया, log 10 k इज इक्वल log 10 a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी, यह आया था। अब आज हमने इसी में आगे क्या पढ़ा, आपको भिन्न भिन्न तापों पर सक्रियण ऊर्जा की गणना करनी है। तो सबसे पहले तो हमने ये लिख लिया कि हम जानते हैं आर्मीय समीकरण ग्राफिक मेथड से आया था कि log 10 k बराबर होता है log 10 a माइनस ई ए बट्टा 2.303 आर टी। फिर बच्चों हमने माना कि जब ताप T1 है तो अभिक्रिया वेग K1 है, और T2 ताप है तो अभिक्रिया वेग क्या है K2। तो देखो यही समीकरण, जैसे मैंने यहाँ T1 लिखा तो यहाँ K1 आ जाएगा, इसी प्रकार देखो मैंने जब T2 लिखा है तो यहाँ K2 आ गया। अब इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को घटा रहे तो log 10 K2 में से log 10 K1 घट जाएगा, log 10 a माइनस ई ए बट्टा 2.303 आर T1 तो यहाँ आ गया, माइनस लगाकर और ये देखो यहां से लिख दिया वापस log 10 a माइनस ई अपॉन 2.30 आर 1/T1, ये यहाँ आ गया पूरा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। पहली चीज देखो यहाँ दिया हुआ log x माइनस log y, और जब log के पदों में log x माइनस log y है तो उसे आप log x बटा y लिख सकते हो। तो log k2 माइनस k1 को मैंने लिख दिया log k2 बट्टा k1। देखो log 10 a माइनस ई अपॉन 2.303 आर 1/T2 माइनस log 10 a। अब जब कोष्ट घटाते हैं तो अंदर वाले साइन चेंज हो गए, ये प्लस का हो गया ई अपॉन 2.303 आर 1/T1। तब देखो log 10 a ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे, अपने पास ये रह गया log 10 k2 अपॉन k1 बराबर माइनस ई बट्टा 2.303 आर 1/T2 प्लस ई अपॉन 2.303 आर 1/T1। देखो इस पूरे पद को देखो, इन दोनों पदों में कॉमन चीज क्या है, ये आपके पास देखो कॉमन है दोनों में ही है, तो यहाँ हम कॉमन ले लेते हैं, एक में माइनस है एक में प्लस है, हम कॉमन ले आ रहे हैं, हमने ये कॉमन लिया है प्लस वाला। जैसे प्लस वाला कॉमन ले लिया तो देखो यहाँ तो क्या रह गया माइनस 1/T2 और यहाँ प्लस 1/T1, तो ये लिख दिया हमने, केवल प्लस वाले को आगे माइनस वाले को बाद में लिखा है। अब हमने यहाँ क्या किया लेस से ले लिया तो T1 गुणा T2 लेस अप आ गया, T1 से तो T1 क्रॉस हो जाएगा, T2 से रहेगा तो 1 से गुणा होगा तो T2 आ जाएगा, और T2 से T2 क्रॉस तो T1 जो है वो 1 से गुणा करके T1। तो अपना ये समीकरण बन गया। भिन्न भिन्न तापों पर जब आपको सक्रियण ऊर्जा की गणना करनी है तो इस समीकरण की सहायता से आप गणना कर सकते हो, जहां K2 और K1 तो अभिक्रिया के वेग स्थिरांक है भिन्न भिन्न तापों पर, और T1 और T2 क्या भिन्न भिन्न ताप है, R क्या है गैस नियतांक है, और एक चीज ये EA यह आपके सक्रियण ऊर्जा, ये क्या है
सक्रियण ऊर्जा, जिसके बारे में इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था कि ये न्यूनतम अतिरिक्त आवश्यक ऊर्जा है जो अभिक्रिया को उत्पाद में बदल सकती है। ठीक है बच्चों, ये था आपके आरएनए समीकरण। अब बच्चों इसके बाद लास्ट आपका टॉपिक जो इस पार्ट में वो है संघटक सिद्धांत, संघटक या टक्कर सिद्धांत, संघटक या टक्कर सिद्धांत, यह आपका लास्ट है, संघटक या टक्कर सिद्धांत। तो देखो जो संघटक या टक्कर सिद्धांत, तो ये आपके मैक्स ट्राउटज एवं लुईस ने दिया था। मैक्स ट्राउटज एवं लुईस नामक वैज्ञानिकों ने यह सिद्धांत 1916 से 1918 में प्रतिपादित किया था। तो संघटक या टक्कर सिद्धांत देने वाले व्यक्ति थे मैक्स ट्राउटज एवं लुईस। बच्चों ये सिद्धांत जो है, ये सिद्धांत ऊर्जिकी एवं यांत्रिकी की, ऊर्जिकी एवं यांत्रिकी पर आधारित है, किसी भी अभिक्रिया की ऊर्जिकी एनर्जेटिक एवं यांत्रिकी जो है उस पर आधारित है। और मुख्य चीज ये सिद्धांत भी अभिक्रिया का जो वेग है, अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को समझाने के लिए दिया गया है। तो देखो टक्कर या संघटक सिद्धांत की बात करें तो यह सिद्धांत सन 1916 से 18 में मैक्स ट्राउटज एवं लुईस ने प्रतिपादित किया था। यह सिद्धांत किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को समझाने के लिए दिया। और यह सिद्धांत जो है अभिक्रिया की एनर्जेटिक यानी ऊर्जिकी एवं यांत्रिकी पर आधारित होता है। और वो जो इस सिद्धांत का संबंध देखें तो हमने अणु का अणुगतिकी सिद्धांत पढ़ा था 11th क्लास में 5वें पार्ट में। यह सिद्धांत वहां से आया है, अणु के अणुगतिकी सिद्धांत, अणुगतिकी सिद्धांत, अणुगतिकी सिद्धांत पर आधारित है। ये तो इस सिद्धांत के बारे में नॉर्मल बातें हुई पढ़ी, नॉर्मल छोटे छोटे क्वेश्चन। संघटक या टक्कर सिद्धांत किसने रिप्रेजेंट किया, तो सॉरी किसने दिया, तो ये देने वाले व्यक्ति थे मैक्स ट्राउटज एवं लुईस। कब दिया, तो 1916 से 1980। फिर इसके बाद ये किस पर आधारित है, तो अभिक्रिया की ऊर्जिकी एवं यांत्रिकी पर आधारित है। ये सिद्धांत बताता क्या है, तो अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को समझाता है। और ये सिद्धांत किस सिद्धांत से संबंधित है, जुड़ा हुआ है, तो आप कहोगे अणु के अणुगतिकी सिद्धांत से संबंधित होता है। इसके बाद बच्चों इस सिद्धांत में बात करते हैं। तो बच्चों टक्कर सिद्धांत की बात करें तो टक्कर सिद्धांत कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है, अभिक्रिया का वेग, टक्कर आवृत्ति, अभिक्रिया का वेग, इस सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग संघटक, जिसको हम टक्कर कह सकते हैं, टक्कर आवृत्ति, टक्कर आवृत्ति एवं सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा पर निर्भर करता है, सक्रियण ऊर्जा पर निर्भर करता है। यानी इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत में इन्होंने कहा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिक्रिया का वेग है वो एक तो संघटक आवृत्ति या टक्कर आवृत्ति उस पर निर्भर करता है, और दूसरी चीज सक्रिय ऊर्जा पर निर्भर करता है। तो देखो पहले बात कर लेते हैं टक्कर आवृत्ति की। टक्कर आवृत्ति, टक्कर आवृत्ति को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टक्कर आवृत्ति या संघटक आवृत्ति क्या है, तो अपने जो अभिक्रिया मिश्रण है, उस अभिक्रिया मिश्रण में इकाई आयतन है। ये जैसे अभिक्रिया मिश्रण में इकाई आयतन है, इस इकाई आयतन में ये जो कण है, इन कणों में प्रति सेकंड
कणों के मध्य होने वाली टक्करों की संख्या। कोई अभिक्रिया है, उसमें इकाई आयतन लिया, उस इकाई आयतन में जो कण है वो आप 1 सेकंड में कितनी बार टकरा रहे हैं, उन टक्करों की संख्या को क्या कहते हैं, टक्कर आवृत्ति या संघटक आवृत्ति कहते हैं, जिससे जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड के द्वारा। अभिक्रिया मिश्रण में, अभिक्रिया मिश्रण में इकाई आयतन, इकाई आयतन में प्रति सेकेंड कणों के मध्य, कणों के मध्य होने वाली टक्करों की संख्या, टक्करों की संख्या टक्कर आवृत्ति या संघटक आवृत्ति कहलाती है, कहलाती है। तो टक्कर आवृत्ति क्या है, 1 सेकंड में इकाई आयतन में कण कितनी बार टकराए, उन टक्करों की संख्या को कहते हैं। और बच्चों इन्होंने एक तो टक्कर आवृत्ति और एक सक्रिय ऊर्जा के आधार पर वेग बनाया। तो इन्होंने कहा कि अभिक्रिया का वेग जो है वो बराबर होता है आपके जेड ए बी, जहां ए बी क्या है, अभिकारक के कण, जेड क्या है, टक्कर आवृत्ति, और साथ में e टू दी पावर माइनस ई ए बटा आर टी। ये तो आपके सक्रिय अंश यानी उन कणों का अंश जिनके पास सक्रिय ऊर्जा के बराबर ऊर्जा होती है या उससे अधिक ऊर्जा होती है, और यहाँ पर जेड ए बी क्या है, अभिकारक की टक्कर आवृत्ति है। ये इन्होंने दिया। फिर इन्होंने इसी में एक नई बात ऐड कर दी। इन्होंने कहा कि जो टक्करें होती है, टक्करों में क्या होता है, गतिज ऊर्जा के आधार पर कण उत्पाद में तभी बदलते हैं जब टक्करें क्या प्रभावी हो। कैसे, देखो आगे देखो एक बार अपने पास, जैसे इन्होंने कहा कि जैसे ये अपने पास H2 है, इसकी क्रिया अगर हम I2 से करवाते हैं तो इसमें हम HI बनाते हैं। क्या बनाते हैं, HI। लेकिन देखो कणों का अभिविन्यास बहुत महत्वपूर्ण है। कणों का अभिविन्यास, कणों का अभिविन्यास यानी ये एक नया चैप्टर, अपने नियम में एक नया बिंदु जोड़ दिया, कणों का अभिविन्यास। अभिविन्यास दो प्रकार से, एक तो होता है सही अभिविन्यास, सही दिशा में अभिविन्यास, सही दिशा में अभिविन्यास, और एक होता है बच्चों गलत दिशा में अभिविन्यास, गलत दिशा में। अगर जिन कणों में टक्कर हो रही है उनका अभिविन्यास सही दिशा में, अगर वो एक प्रकार से कहें कि बिल्कुल समान अभिविन्यास में टक्कर करें तो उत्पाद बनेगा, नहीं तो उत्पाद नहीं बनेगा। सही दिशा में जैसे ये H2 है, तो अगर H के कण इस प्रकार है और ये प्लस I2 है, तो I के कण इस प्रकार है, तो इनमें क्या होगी, टक्कर प्रभावी होगी, और प्रभावी टक्कर के दौरान आपके HI का निर्माण होगा। इसका निर्माण होगा, HI के दो कणों का निर्माण होगा। लेकिन अगर इनका अभिविन्यास कुछ इस प्रकार है, ये अपने पास H प्लस ये I, तो इनमें प्रभावी टक्कर नहीं होगी, और प्रभावी टक्कर नहीं होगी तो यहां पर उत्पाद नहीं बनेगा। तो इन्होंने कहा कि अभिक्रिया का वेग जो है वो आपके सक्रिय ऊर्जा और टक्कर आवृत्ति पर निर्भर करता है, और इस आधार पर इन्होंने वेग जो बनाया ये बनाया कि वेग इज इक्वल होता है जेड ए बी डॉट ई टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी। लेकिन इसमें इन्होंने एक शब्द जोड़ दी कि ये जो प्रति सेकंड टक्करें हो रही है, सभी टक्करों से अभिक्रिया वेग प्रभावित नहीं होता है। टक्करों में केवल प्रभावी टक्करें जो है, केवल प्रभावी टक्कर से ही अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है। और प्रभावी टक्कर कौन सी होती है, ऐसी टक्कर जिनमें उत्पाद बनता है। और प्रभावी टक्कर कब होगी, जब कणों का अभिविन्यास सही दिशा में होगा, तब तो उत्पाद बनेगा। लेकिन अभिविन्यास अगर गलत दिशा में तो उत्पाद नहीं बनता। और इसी आधार पर इन्होंने क्या कह दिया, इन्होंने प्रभावी टक्कर को जोड़ दिया। प्रभावी टक्कर भी अभिक्रिया वेग को प्रभावित करती है।
और इस आधार पर इन्होंने अपना नियम क्या कर दिया, वेग इज इक्वल, यहां पर आपके p जोड़ दिया जेड ए बी ई टू द पावर माइनस ई ए बटा आर टी। यानी अब हम कहें कुल मिलाकर तो टक्कर सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया में 3 कारकों पर निर्भर करता है, संघटक आवर्ती यानी जेड, उसके अलावा सक्रिय ऊर्जा और एक आपके प्रभावी कारक या प्रभावी टक्कर। तो देखो जहां P है आपके प्रभावी कारक, P क्या है, प्रभावी कारक, जेड संघटक या टक्कर आवर्ती ए बी कणों के मध्य, और e टू द पावर माइनस ई बट्टा आर टी क्या सक्रियण अंश, ये क्या आपके सक्रियण अंश, जिसको आप अलग अलग दर्शाना चाहो तो यहाँ पर e टू दी बेस, ये तो बेस है आपके जैसे लोग की बेस है वैसे इनकी लोग के लिए, और E है सेकंड ऊर्जा, R गैस नियतांक और ठीक है टेम्परेचर। तो ये होता है जो आपके टक्कर सिद्धांत, ये आपका टक्कर सिद्धांत या संघटक सिद्धांत है। और इसी के साथ अपना ये चैप्टर भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो देखो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो अपने पास, इससे पहले एक काम करो ये भी स्क्रीनशॉट ले लो। टक्कर सिद्धांत मैक्स ट्राउटर्स और लुईस ने 1916-18 में प्रतिपादित किया। यह सिद्धांत ऊर्जिकी और यांत्रिकी पर आधारित है, अभिक्रिया में वेग पर ताप के प्रभाव को समझाता है और अणुगतिकी सिद्धांत से रिलेटिव है। फिर यह आपका मुख्य रूप से कि मैक्सवेल और ट्राउटर्स के अनुसार, सॉरी मैक्सवेल मैक्स ट्राउटर्स और लुईस के अनुसार अभिक्रिया का वेग जो होता है वो आपके संघटक आवर्ती या टक्कर आवर्ती और सक्रियण ऊर्जा पर निर्भर करता है। और लास्ट में इन्होंने कहा कि अगर टक्करें प्रभावी होगी तो अभिक्रिया वेग से होगा। ये कणों का अभिविन्यास दर्शा दिया कि अगर सही दिशा में तो उत्पाद बनेगा, अभिविन्यास गलत दिशा में तो उत्पाद नहीं बनेगा। और इस आधार पर इन्होंने एक चीज ये जोड़ दी कि प्रभावी टक्कर भी अभिक्रिया वेग को प्रभावित करती है, तो वेग हो जाता है P डॉट जेड ए बी डॉट ई टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी। इसी के साथ आपके चैप्टर कंप्लीट। अब इस चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ेंगे अगले कक्षा में। जय हिंद, वंदे मातरम।